नमस्कार। हिंदी औपचारिक पत्र लेखन के इस तीसरे वीडियो में मैं कैलाश भामरे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्यावसायिक पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, अनुस्मारक, प्रेस विज्ञप्ति, कार्यसूची और शिकायत पत्र। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि इसके पूर्व जो 2 वीडियो हमने पत्र लेखन से संबंधित देखे, उसमें हमने संपादक के नाम पत्र और सरकारी पत्र, औपचारिक पत्र के जो अलग अलग अंग होते हैं उस पर चर्चा की, उसके प्रारूप पर चर्चा की और उसी क्रम में ये तीसरा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। ये पहले हम चर्चा करेंगे व्यावसायिक पत्र की। व्यावसायिक पत्र अर्थात अपने व्यवसाय के लिए आवश्यक कार्यों के लिए जो पत्र लिखा जा रहा है, जिसमें व्यावसायिक उद्देश्य छिपा होता है, ऐसे पत्र व्यावसायिक पत्र कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण आपको दिया जा रहा है, जैसे वीपीपी द्वारा पुस्तकें मंगाने के लिए प्रकाशक को पत्र लिखिए। अब आप पुस्तकों की दुकान आपकी है तो ऐसी कल्पना करके आपको ये पत्र लिखना है, क ख ग। अब ये पत्र दूसरे उद्देश्य से या दूसरे रूप में भी आपको पूछा जा सकता है कि आप जो है कक्षा 12वीं में पढ़ रहे हैं या किसी एमए कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं और उसके लिए पाठ्यक्रम में जो निर्धारित पुस्तकें हैं उसको आपको किसी प्रकाशक से मंगवानी है, उसके लिए भी ये पत्र लिखा जा सकता है और इसी प्रारूप में वो लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ये व्यावसायिक किसी दुकानदार के द्वारा जो है लिखा जा रहा है, जैसे क ख ग परीक्षा भवन दिनांक 26 फरवरी सेवा में। वही है, देखिए पहले हमने जो प्रेषक है उसका नाम लिखा, दिनांक, फिर जिसको हम पत्र भेज रहे हैं, जो औपचारिक पत्र का फॉर्मेट है, प्रारूप है, उसी को यहाँ पर अपनाना है। फिर विषय, पुस्तकें भेजने के संदर्भ में। फिर रेखा महोदय, जो बात हमें करनी स्पष्ट रूप से करनी चाहिए। आप जानते हैं कि औपचारिक पत्र में और इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। कृपया अधोलेखित पुस्तकें वीपीपी द्वारा दिए गए पते पर यथाशीघ्र भेजने का कष्ट करें। वीपीपी एक ऐसी व्यवस्था होती है पोस्ट से पुस्तकें मंगवाने की कि जिसमें हम केवल ऑर्डर दे देते हैं पत्र के माध्यम से, और जब कोई प्रकाशक या कोई भी दुकानदार उन पुस्तकों को भेजता है तो हम जब पोस्ट ऑफिस में पहुंचते हैं उसे लेने के लिए, तो उतनी राशि जितनी बिल की राशि है और बिल की राशि के साथ साथ पोस्टेज की राशि जब तक हम भुगतान नहीं करते तब तक वो पार्सल हमें प्राप्त नहीं होता। तो इसी प्रकार उस बिल का भुगतान भी हो जाता है। आजकल नए नए साधन हैं, ऑनलाइन बैंकिंग है, फ़ोन से हम अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं, इसलिए ज़रूरी नहीं कि वीपीई हो। आप कुरियर से या पोस्ट से बिना वीपीपी के जो है पुस्तकें मंगवा सकते हैं। लेकिन इस पत्र में जो है वो वीपीपी का जिक्र है, इसलिए वीपीपी से मंगवाना है हमें और वही लिखना आवश्यक है। 1500 रुपये अग्रिम राशि के रूप में धनादेश द्वारा भेज दिए गए। फिर वही बात है, धनादेश या मनी ऑर्डर ये पुराने साधन हैं। आजकल इनसे भी जल्द और जल्दी बिल्कुल पल भर में ट्रांसफ़र जो है अमाउंट हो जाती है, राशि हो जाती है, ऐसे साधन आ गए हैं। तो आप यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं कि हमने कितनी, ये जो 1500 राशि है, आप धनादेश की जगह लिख सकते हैं कि हमने इंटरनेट बैंकिंग से दे दी है या क्रेडिट कार्ड से दे दी है, या जो भी और अन्य मोड है जिससे आप दे रहे हैं उसका जिक्र आप यहाँ कर सकते। ज़रूरी नहीं कि आपको धनादेश या मनी ऑर्डर ही लिखना चाहिए। तो बदलते परिवेश में जिसका आप प्रयोग कर रहे हैं उसको आप लिख सकते हैं। कृपया उन्हें बिल से काट दीजिए। पुस्तकें भेजने से पहले देख लें कि किसी पुस्तक के पृष्ठ कम या फटे कटे ना हो, पुस्तकों की पैकिंग अच्छे ढंग से की गई हो। फिर आपको पुस्तकों की सूची देनी होती है। ये सूची 2, 4, 5 पुस्तकों से लेकर 10-15 पुस्तकों तक हो सकती है, लेकिन परीक्षा का समय हमारा होता है, बड़ा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए और अधिक समय इसमें ज़्यादा व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। 5-6 पुस्तकों के नाम जो है काफ़ी होते हैं। कितनी प्रतियाँ चाहिए, कौन सा संस्करण चाहिए, उसका उल्लेख वहाँ पर किया जाना चाहिए। अगर किसी विशिष्ट प्रकाशक के ही आपको चाहिए तो उस प्रकाशन का जो है वो नाम, लेखक का नाम भी आपको अगर ज़रूरी है या उसी की किताब आपको लेनी है तो उसको भी आपको इसमें निर्दिष्ट करना चाहिए। अंत में समापन करिए, भवदीय क ख ग और आपका पता वही है,
परीक्षा अगर आप लिख रहे हैं तो परीक्षा भवन ही आपका पता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है ताकि परीक्षा की गोपनीयता जो है वो बनी रहे। अगला टॉपिक है, देखिए, अर्ध सरकारी पत्र। हमने उस दिन सरकारी पत्र की चर्चा की थी। तो सरकारी पत्र में औपचारिक पत्र के विपरीत अर्ध सरकारी पत्र जो है अनौपचारिकता का पुट होता है, ध्यान रखिए। यह सरकारी पत्र हमने देखा था जो पूरी तरह से औपचारिक था, लेकिन अर्ध सरकारी अर्थात डीओ लेटर उसे कहा जाता है दूसरे शब्दों में, या डेमी ऑफिशियल लेटर अंग्रेजी में कहते हैं, इसलिए डीओ उसे कहते हैं। तो थोड़ी सी अनौपचारिकता इसमें भरी होती है, एक मैत्री भाव भरा होता है, क्योंकि ये अर्ध सरकारी पत्र तब लिखा जाता है जब लिखने वाला अधिकारी जिसको पत्र लिख रहा है उसको व्यक्तिगत रूप से जानता है, और व्यक्तिगत रूप से परिचय होने के कारण इसमें अनौपचारिकता का जो है स्पर्श होता है। इस प्रकार का पत्र ऐसी स्थिति में लिखा जाता है जब किसी खास मसले पर संबंधित अधिकारी को उसका ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता पड़ती है। व्यक्तिगत रूप से ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसा पत्र लिखा जाता है, उससे मार्गदर्शन या परामर्श लिया जाता है। तो पत्र लिखने की प्रक्रिया, प्रारूप में बाईं ओर शीर्ष पर प्रेषक का नाम होता है, इसके नीचे उसका पदनाम होता है, यानी अपना नाम, उसके पीछे उनका डेजिग्नेशन या किस पद पर वो कार्यरत है वो लिखे जो पत्र लिख रहा है। उसके नीचे अर्ध सरकारी पत्र के लिए कार्यालय के लेटर हेड का ही प्रयोग होता है अगर उपलब्ध हो, यानी अगर कार्यालय, जिस कार्यालय से पत्र है, चाहे वो अपने ही कार्यालय के किसी अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी कार्यालय के लेटर हेड का या पत्र शीर्ष का प्रयोग होता है। उसी में फिर उस लेटर हेड का जो नाम वगैरह है संस्था का वो बना रहेगा, उसके साथ नीचे बाएं साइड में जो है बाएं हाथ की ओर प्रेषक का नाम और उसका पदनाम लिखा जाए। पत्र के प्रारंभ में संबोधन के रूप में महोदय या प्रिय महोदय का प्रयोग नहीं होता, यहाँ पर नाम का प्रयोग होता है, ध्यान रखिए। क्या कारण है? क्योंकि जो पत्र लिखने वाले दो लोग हैं, जो लिख रहा है या जिसको लिखा जा रहा है, उन दोनों का एक व्यक्तिगत परिचय वहाँ पर है, वो एक दूसरे को जानते हैं। परस्पर परिचय होने के कारण प्रिय श्री या प्रियवर श्री, श्रीमान, श्रीमती, इस तरह का प्रयोग इसमें हो सकता है। पत्र के अंत में अधोलेख के रूप में दाहिनी और भवदीय के स्थान पर आप का प्रयोग होता है। फिर वही कारण है, आप का लिखने का कारण एक अपनेपन का भाव परिचय के कारण उसमें है। अंत में बाईं ओर संबोधित अधिकारी का नाम, पदनाम और पूरा पता दिया जाता है, यानी जिनके लिए पत्र लिखा जा रहा है उनका नाम वहाँ पर लिखा जाता है कि ये पत्र किसको वितरित किया जाना है, जिनको भी मिलना है उनका नाम पता वहाँ पर अपना जो आपका जो व्यक्ति पत्र लिख रहा है उसका नाम लिखने के बाद नीचे जिस व्यक्ति को पत्र मिलने वाला है उसका नाम, पदनाम और पता दिया जाता है। तो इसमें ये एक सरकारी कार्यालयों में लिखा जाने वाला पत्र औपचारिक रूप से वहाँ ज़रूर लिखे जाते हैं, लेकिन फिर भी किसी व्यक्तिगत पहचान वाले व्यक्ति से अगर जल्दी से कार्य करना है, उसका ध्यान आकर्षित करना है, तो इस संदर्भ में इस प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं जिनको अर्ध सरकारी पत्र कहा जाता है। अर्ध सरकारी पत्र में व्यक्तिगत संबंध होते, ध्यान रखिए, और व्यक्तिगत संबंधों से जल्दी से काम करवाना होता है। उस अधिकारी का नाम होता है, और अर्ध सरकारी पत्र की भाषा एक वचन उत्तम पुरुष में होती है, ध्यान रखिए। अब एक वचन उत्तम पुरुष क्या होता है? जैसे मैं और मैं के अलग अलग रूप, मैंने, मुझको, मेरा, मुझसे, हमने, इस तरह से। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे को जानते हैं। फिर संबोधन प्रिय और अंत में आपका, पहले ही हमने इस बात को समझ लिया। अब अर्ध सरकारी पत्र में कौन सी बातें ध्यान देने योग्य हैं? इसमें अनौपचारिकता होती है। फिर ये तब लिखा जाता है जब संबंधित अधिकारी को हम व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं। इस प्रकार के पत्र में ऐसी स्थिति में उसको लिखा जाना चाहिए कि जब किसी खास मसले पर संबोधित अधिकारी का ध्यान जो है आकर्षित करवाया जाना है। बाईं ओर प्रेषक का नाम, उसके नीचे पदनाम, लेटर हेड का प्रयोग किया जाए।
प्रिय श्री या प्रियवर इस तरह के संबोधन का प्रयोग होता है, और अंत में आपका कर समापन पत्र का होता है, और अंत में बाई ओर संबोधित अधिकारी का नाम और पदनाम दिया जाता है। ये उसका उदाहरण देखिए अर्ध सरकारी पत्र का। जैसे लेटर हेड है, यहाँ पर पत्र शीर्ष इतना लिखा गया, अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान महानिदेशालय, फिर फाइल संख्या नई दिल्ली, ये अर्ध सरकारी पत्र का नमूना है। फिर जो लिख रहा है पत्र उसका नाम और पदनाम देखिए, गुफरान अहमद उप महानिदेशक, इनके द्वारा ये पत्र लिखा गया। ठीक है। फिर शुरुआत हुई प्रिय श्री कुमार, उनका नाम कुमार है जिनको वो लिख रहे हैं। फिर वो लिख रहे हैं अपनी बात, 15 मार्च 2005 और 26 अप्रैल 2005 को भेजे गए पत्र जो हैं उनका स्मरण करें। मोबाइल फ़ोन पर किए जाने वाले मासिक व्यय की सीमा बढ़ाने के बारे में वो थे। आपके अनुरोध पर कार्रवाई की जा रही है। व्यय सीमा में बढ़ोतरी के लिए बोर्ड की अनुमति आवश्यक है, अतः हम इस मसले को बोर्ड की अगली बैठक में प्रस्तुत करेंगे। इस मसले पर जो बोर्ड का निर्णय होगा उसे हम आपको अवगत करा देंगे। शुभकामनाओं सहित आपका। देखिए दाईं ओर आपका लिखा है, बहुधीय नहीं। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत स्तर पर परिचय है। और फिर हस्ताक्षर और नाम, और बाईं ओर जिनको पत्र मिल रहा है उनका नाम और पता। तो यहाँ पर जो पत्राचार बहुत दिनों से हो रहा था, तो एक तसल्ली देने के लिए और उनको बताने के लिए कि हाँ कि आप, क्योंकि वो एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जान रहे हैं, तो एक तसल्ली देने के लिए उन्होंने पत्र लिखा है कि जो है इस संदर्भ में कार्रवाई चल रही है और जैसे ही निर्णय होगा हम आपको सूचित करेंगे। अनुस्मारक अपने पत्र के अपेक्षित उत्तर न मिलने की अवस्था में भेजा जाता है, और जैसे ही मूल पत्र का क्रमांक है वो इसे दिया जाता है। ये अनुस्मारक का उदाहरण है, देखिए अखिल भारतीय, ये एक ही कार्यालय से संबंधित सारे उदाहरण हैं, हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है समझने के लिए। तो अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, और ये एक ही कार्यालय के उदाहरण होने के कारण और उस पत्राचार का क्रम होने के कारण आपको समझने में भी आसानी होती है कि पहले कौन सा पत्र गया था, फिर उसके लिए कैसे अनुस्मारक गया, कैसे उसके लिए अर्ध सरकारी पत्र आया। तो एक कार्यप्रणाली आपको समझ में आ सकती है सरकारी कार्यालयों की और पत्रों की। इसलिए एक ही कार्यालय का और एक ही विषय को लेकर ये पत्र यहाँ पर उदाहरण स्वरूप दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये पत्र शीर्ष है, कार्यालय का नाम क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, फिर फाइल संख्या आपको बिल्कुल समझाई गई थी कि कैसे वहाँ पर बनती हैं, जैसे वर्ष का नाम, पत्र का नाम, और पत्र जो जितने भेजे गए उस कार्यालय से उस वर्ष में वो अंक वहाँ पर, वो संख्या वहाँ पर होती है। फिर दाएं और जो है मुंबई और 26 अप्रैल 2005। अब सेवा में से पत्र शुरू हो रहा है, औपचारिक पत्र है, लिखा गया महानिदेशक को, अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान, तिलक मार्ग, नई दिल्ली। विषय आया मोबाइल फ़ोन पर होने वाले व्यय के लिए निर्धारित सीमा। यही विषय इससे पूर्व उन्होंने जो सरकारी पत्र, मूल पत्र जो भेजा था उसमें था। महोदय, कृपया उपर्युक्त विषय पर इस कार्यालय द्वारा भेजे गए समसंख्यक पत्र का स्मरण करें जो 15 मार्च 2005 को भेजा गया था। निवेदन है कि मोबाइल फ़ोन की मासिक व्यय सीमा को बढ़ाने संबंधी इस कार्यालय के अनुरोध पर विचार कर कृपया आवश्यक स्वीकृति जारी की जाए। इसमें ये सारी बातें बताई नहीं गई जो मूल रूप में जो पत्र भेजा गया था उसमें बताई गई थी। आपको याद होगा कि उस पत्र में यहाँ दूरदर्शन के बहुत से कलाकार रहते हैं, ये है वो है, बहुत निदेशक को इधर उधर जाना पड़ता है वगैरह, और उसके लिए खर्च बढ़ना चाहिए, बहुत सी चर्चा जो ये सीमा बढ़ाने के लिए जो जो कारण आवश्यक थे उन सारी कारणों की चर्चा, उन बिंदुओं की चर्चा उस पत्र में थी। यहाँ पर वो नहीं है, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा अंतर अनुस्मारक और सरकारी पत्र का यही है कि जो मूल रूप से हमने पत्र भेज दिया उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसका उत्तर नहीं मिला, इसलिए याद दिलाने के लिए दूसरा भेजा जाने वाला पत्र वो है अनुस्मरण पत्र या अनुस्मारक या स्मरण पत्र। तो इसमें केवल लिखा जाता है कि हमने इस दिन इस संख्या का जो पत्र उस भेजा था उसका अवलोकन करें और उस संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें।
ध्यान देने की बातें हैं, देखिए यहाँ पर, जब किसी पत्र, ज्ञापन इत्यादि का उत्तर समय पर प्राप्त नहीं होता तो याद दिलाने के लिए भेजा जाता है। इसका प्रारूप औपचारिक पत्र की तरह होता है, आकार छोटा होता है, वही सरकारी पत्र जैसे होता है वैसे ही होता है। बस इसमें बहुत ज़्यादा जो बातें पहले बताई गई हैं सरकारी पत्र में उनका उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए, केवल उस पत्र का संदर्भ दिया जाता है, इसलिए ये पत्र अत्यंत छोटा होता है। अनुस्मारक के शुरू में पूर्व पत्र का हवाला दिया जाता है। जब एक से अधिक अनुस्मारक भेजने की बात आती है, मान लीजिए हमारा पत्र चला गया, कुछ कार्रवाई नहीं हुई, हमने अनुस्मारक भेजा, फिर भी कुछ नहीं हुआ तो अनुस्मारक 2 भेजा जाए, फिर भी कुछ उत्तर नहीं आता तो 3, 4, 5 इस क्रम में हम भेज सकते हैं कि अगर हमें अपेक्षित उत्तर नहीं मिला या उस मतलब कुछ उत्तर ही उस पर नहीं आया। अब अगर इस पर ये उत्तर दिया जाता इस दिल्ली के कार्यालय के द्वारा कि हाँ आपने का पत्र मिला और हम इसको बढ़ा नहीं सकते हैं सीमा को, अगर ऐसा कोई पत्र मिल जाता तो अनुस्मारक भेजने की नौबत ना आती। लेकिन ना बढ़ा नहीं सकते ऐसा उत्तर मिला और ना ही बढ़ा पाएंगे ऐसा उत्तर मिला, तो इसलिए हमारे पत्र का क्या हुआ भाई, इस पर क्या विचार हो रहा है आपके कार्यालय में, इसलिए फिर से ये पत्र जो है ये भेजा जाता है, जिसे अनुस्मारक कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक है हमारे औपचारिक विषय का वो है कार्यसूची। कार्यसूची को अंग्रेजी में कहा जाता है एजेंडा। और एजेंडा कब होता है? जब किसी विचार विमर्श के लिए लोग एकत्रित होते हैं, जिसे हम प्रचलित भाषा में या जिसको हम बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं शब्द है मीटिंग, जिसके लिए हिंदी में शब्द है बैठक। तो यहाँ पर एक भारतीय साहित्य एवं संस्कृति बोर्ड, वही कार्यालय जिसका उदाहरण हम ले रहे हैं, उसमें 55वीं बैठक की कार्यसूची है, यानी 55वीं बैठक बुलाई जा रही है। जब भी कोई बैठक बुलाई जाती है तो उस बैठक को बुलाते हुए उन सदस्यों को सूचित करते हुए उस बैठक पर किन बिंदुओं पर विचार किया जाना है ये सूचना देनी होती है, और ये बिंदु जो चर्चित बिंदु उस बैठक में होने हैं उनकी एक सूची बनाना, वो है कार्यसूची या एजेंडा। जैसे पहला होगा विषय 54वीं बैठक के कार्यवृत्त की संपुष्टि, यानी इससे पहले जो बैठक हुई थी उसमें जिन बिंदुओं की चर्चा हुई थी उसकी चर्चा उसमें की जाती है, उस पर क्या निर्णय हुए थे, उस निर्णय की क्या स्थिति है, ये वहाँ पर संपुष्टि की जाती है। दूसरा, पिछली बैठकों के लिए गए निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा, यानी उन पहली बैठकों के निर्णय पढ़े गए, फिर उसमें जो निर्णय लिए गए थे उनका कहाँ तक अनुपालन हुआ, कैसे हुआ, उस पर क्या कार्रवाई हुई। फिर तीसरा, लेखकों, कलाकारों और विशेषज्ञों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक की समीक्षा। देखिए मित्रों, जो पत्र मिला है मुंबई कार्यालय से तो उस पर कार्रवाई होनी है। उस पर कार्रवाई सीधे सीधे महानिदेशक नहीं कर सकते, उनको जो है अनुमति लेनी पड़ेगी बोर्ड की, और बोर्ड से अनुमति कब मिलेगी? जब बैठक होगी। तो इसलिए आगे आने वाली इस बैठक में इस बिंदु को यहाँ रखा गया कि सारे सदस्य जो है बोर्ड के, उनसे ये चर्चा की जाए कि ऐसा ऐसा है कि कुछ कार्यालयों से पत्र आ रहे हैं, लेखक और कलाकार विशेषज्ञों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक की भी समीक्षा की जानी चाहिए। फिर मोबाइल व्यय जो है, यहाँ पर देखिए 5वां विषय, मोबाइल फ़ोन पर फ़ोन वाले मासिक व्यय हैं उस पर जो सीमा है उसकी समीक्षा की जाए। ये पत्र जो मुंबई से प्राप्त हुआ है, माफ़ कीजिए ये तीसरे नहीं बल्कि 5वें बिंदुओं पर जो है विचार करने के संदर्भ में वो आया है। लेकिन हो सकता है कि ऐसे ही किसी अन्य कार्यालयों से लेखक और कलाकारों के जो पारिश्रमिक या मानदेय दिया जाता है, ऑनोरेरियम जिसको कहा जाता है, वो जो दिया जाता है उसके संदर्भ में और कार्यालयों से पत्र प्राप्त हुआ होगा, और इसलिए इस विषय को भी इस मीटिंग में उन्होंने समाविष्ट किया होगा। फिर संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की गुणवत्ता बढ़ाए जाने संबंधी प्रतिवेदन पर चर्चा, यानी जो कार्यक्रम इस संस्था के द्वारा, भारतीय साहित्य संस्कृति बोर्ड, इसके द्वारा किए जाते हैं उनकी और गुणवत्ता कैसे वर्धित हम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इस पर परामर्श करना। और अंतिम विषय हर कार्यसूची का होता है मित्रों कि अध्यक्ष की अनुमति से किसी विषय पर विमर्श, यानी जितने विषय लिस्ट में है उनसे अलग अगर उस मीटिंग के जो अध्यक्ष होते हैं वो अगर किसी विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो की जा सकती है। कार्यसूची
में ध्यान देने की बातें देखिए, कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण कार्यवृत्त में प्रस्तुत किया जाता है। यानी इसका कार्यवृत्त लिखा जाता है कि मीटिंग में क्या हुआ, उसमें सब पूरी तरह से चर्चा की जाती है। इसमें क्रमशः उपस्थित लोगों की राय का पूरा विवरण दिया जाना। मान लीजिए मासिक मोबाइल पर मासिक व्यय का जो सीमा है उस पर, तो बोर्ड के कुछ सदस्यों ने कहा कि हाँ इसको बढ़ाया जाए, कुछ सदस्यों ने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, जो जितना 2000 की सीमा जो है वो बिल्कुल पर्याप्त है और उसी में उनको काम चलाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अधिकतर लोगों की राय जो है उस पर विचार किया जाता है। लेकिन जब इसका मिनट्स यानी कार्यवृत्त यानी रिपोर्ट जब उसका लिखा जाता है तो उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए कि कौन सदस्यों ने अपनी क्या राय दी थी और उस पर क्या विचार हुआ। फिर अंत में उपस्थित व्यक्तियों के नाम पद के अनुसार लिखे जाए, उनके हस्ताक्षर भी वहाँ प्रतिवेदन में होते हैं। किसी भी संस्था की औपचारिक बैठक की कार्यसूची उस बैठक में चर्चा के लिए निर्धारित विषयों की अग्रिम जानकारी दी जाती है। पहले ही मैंने बताया आपको, जब भी बैठक बुलाई जाती है उन सदस्यों को जब पत्र जाता है उस पत्र में बैठक की तिथि समय के साथ साथ बैठक में चर्चा किए जाने वाले जो बिंदु हैं जिसे कार्यसूची या एजेंडा कहा जाता है वो भी जानकारी उस पत्र के साथ दी जाती है। यही कार्यसूची होती है। देखिए एक कार्टून कोना यहाँ पर है। The agenda for this meeting is to try to figure out why we are having this meeting। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कार्यसूची की कितनी अहमियत है। अगर कार्यसूची ही नहीं है, मीटिंग में हमें क्या करना है ये अगर पता नहीं है तो मीटिंग का असफल होना निश्चित है और वो मीटिंग व्यर्थ होगी। इसलिए कोई भी मीटिंग होने से पूर्व उसकी योजना बनाना आवश्यक है। अगला है टॉपिक जिसको हम पढ़ेंगे प्रेस रिलीज या प्रेस विज्ञप्ति उसे कहा जाता है। बड़े बड़े कार्यालय जो आम जनता तक जो जानकारी पहुंचनी चाहिए उसके लिए विज्ञापन अलग होता है मित्रों, ये प्रेस विज्ञप्ति होती हैं। विज्ञापन एक तरह से अपने प्रोडक्ट का प्रचार होता है, लेकिन ये प्रेस विज्ञप्ति यानी आधिकारिक जानकारी लोगों तक पहुँचे, प्राधिकृत जानकारी, ऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन, इसलिए ये दी जाती है। तो अखिल भारतीय जो मीटिंग हुई देखिए अभी, और उस मीटिंग में हो सकते कुछ निर्णय हुए, तो उन निर्णयों को लोगों तक पहुंचाया जाता है इसके माध्यम से। अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति बोर्ड प्रेस विज्ञप्ति, ये कार्यालय का नाम, नीचे प्रेस विज्ञप्ति नाम लिखा गया। अब इसके नीचे सारी जानकारी दी जाती है और विषय है नीचे देखिए। विषय ऐसे विषय शब्द नहीं लिखा जाता, लेकिन किसके बारे में जानकारी दी जानी है वो सबसे ऊपर जो है वो लिखा गया है। अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रमों से जुड़े लेखकों और कलाकारों के पारिश्रमिक में वृद्धि, ये निर्णय था मीटिंग का, ये एजेंडा था, उसमें चर्चा हुई, फिर उस निर्णय को आम जन तक इस प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा पहुंचाया जा रहा है। अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति बोर्ड ने निर्णय लिया है कि अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रमों से जुड़े लेखकों, कलाकारों और विशेषज्ञों के पारिश्रमिक में तत्काल प्रभाव से वृद्धि कर दी जाए। ध्यान दें कि इसके पूर्व लेखकों, कलाकारों के पारिश्रमिक में सन 2000 में संशोधन किया गया था। संशोधन यानी सुधार किया गया था, मॉडिफाई किया गया था। पिछले कुछ समय से लेखकों और कलाकारों द्वारा ये शिकायत की जा रही थी कि संस्थान द्वारा दिए जाने वाले पारिश्रमिक की राशि बहुत कम है, जिनके कारण अच्छी प्रतिभाएं संस्थान से विमुख हो रही हैं। तो लेखकों और कलाकारों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने पारिश्रमिक की बढ़ी दरों को मंजूरी देते हुए विश्वास व्यक्त किया है कि इससे अच्छी प्रतिभाओं को आकर्षित करने में तो मदद मिलेगी ही, कार्यक्रमों की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। तो निर्णय लिया गया परिश्रम बढ़ाने का, उस निर्णय को आम जनता तक पहुंचाने के लिए प्रेस विज्ञप्ति का सहारा इस कार्यालय के द्वारा लिया गया। कोई भी संस्थान या व्यक्ति किसी विषय या किसी बैठक में जो निर्णय लेता है उसे प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सर्वसामान्य तक पहुंचाया जाता है। निर्णय में विलंब का कारण और उससे होने वाले लाभ के बारे में भी जानकारी दी जाती है। मान लीजिए कोई ऐसी मांग होती है जो बहुत दिनों से चली आ रही है और उसमें निर्णय होने में अगर विलंब होता है
तो जब भी ये निर्णय होता है तो उसके विलंब के पीछे जो कुछ कारण है तो वो भी इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से स्पष्ट किए जाते हैं। ये दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी है, जिसमें जो 24 नवंबर 2014 5 के उपरांत प्रकाशन के लिए, यानी ये जो समाचार पत्र के संपादक होते हैं उनके लिए लिखा गया है कि कब उनको प्रकाशित करना है, और उसका विषय है दिल्ली विश्वविद्यालय एवं राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा महत्वपूर्ण सहमति पत्र, यानी जो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम, उन दोनों के संयुक्त तत्वावधान से कुछ पाठ्यक्रम यहाँ शुरू होने जा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और उसकी जानकारी इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी जा रही है। जब भी आपको ऐसे कुछ दिया हुआ होता है नाम प्रश्न में, पता, तो उसका इस्तेमाल आपको करना है। इसमें क ख ग लिखने की आपको आवश्यकता नहीं होती। फिर आप लिखेंगे कि अपना वो नाम पता इसका इस्तेमाल करेंगे, और आगे आपको ये भी दिया गया है किसको लिखना है कि विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, उनको आपको पत्र लिखना है। पुस्तकें मंगवानी है जो आपको अच्छी लगे पुस्तकें। अब ये प्रश्न मैं पहले ही बता चुका हूँ, दोनों तरह से आ सकता है। आप किसी व्यवसायिक है इस रूप में आ सकता है, या आप विद्यार्थी के रूप में आपको पुस्तकों की आवश्यकता है इसलिए आपको मंगवाना है, इस तरह से प्रश्न आ सकता है। दूसरा प्रश्न है, आप अपने विद्यालय के सांस्कृतिक विभाग के प्रमुख हैं और आज विद्यालय के प्राचार्य के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति की मीटिंग है। इस मीटिंग के लिए या इस बैठक के लिए कार्यसूची तैयार कीजिए, यानी किन विषयों पर आज के इस मीटिंग में चर्चा की जानी आवश्यक है। इसमें कम से कम 8-10 बिंदु जो हैं आपको लिखने कि किस किस विषय पर आपको चर्चा करनी है, ताकि आप कार्यसूची लिखने का अभ्यास आपका हो सके। ठीक है मित्रों, आज इस वीडियो में इतना ही। आगे का जो वीडियो हम औपचारिक पत्र के संदर्भ में देखेंगे उसमें हम रोजगार या नौकरी के लिए जो आवेदन किया जाता है उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहे, सुरक्षित रहे। नए वीडियो की सूचना मिलने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।